बैंकों में पड़ा आपका पैसा धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। तो चलिए बात करते हैं साल 1992 की, जब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता। वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट था। आज कई लोगों ने उसे हीरो बना दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने 105 करोड़ रुपए के डिपॉजिटर्स का पैसा दांव पर लगा दिया था, और वो पैसा था SBI बैंक के अकाउंट होल्डर्स का। अब ऐसा सिर्फ तब नहीं हुआ था, 2010 में भी कुछ वैसा ही वाकया सामने आया, जब विजय माल्या का 10,000 करोड़ का स्कैम सामने आया। उसने भी दांव पर लगा रखे थे 22,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिटर्स का पैसा। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा आज नहीं, हमेशा से होता आया है। मिडिल क्लास और गरीब लोग दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहाकर मुश्किल से पैसा कमाते हैं और फिर उसे बैंक में जमा करवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारा पैसा है, बैंक इसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन नहीं, जिस पल आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, उसी पल से वो पैसा आपका नहीं, बैंक का हो जाता है। और फिर बैंक चाहे उस पैसे से किसी बड़े बिल्डर को लोन दे, किसी अमीर आदमी को फेक BR बैंक रिसीट पकड़ा दे, या LOC लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम पर किसी एयरलाइन कंपनी को सारा पैसा दे दे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब आपको इस बात की भनक लगती है तो आप घबराकर दौड़ते हुए बैंक पहुंचते हो, हजारों लोगों की लंबी लाइन से, जो आप ही की तरह अपना खुद का पैसा वापस लेने आए होते हैं। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन रहा हो, PMC बैंक घोटाला, हर्षद मेहता स्कैम या फिर कोविड आउटब्रेक, हर बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मिडिल क्लास को, जो बैंकों को अपना मसीहा समझते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि बैंक मसीहा नहीं, एक मास्टरमाइंड है, जो पैसों को इधर से उधर करने में एक्सपर्ट है। अब खुद ही सोचो, जब आप बैंक में होम लोन या एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक आपको बड़ी गर्मजोशी से बुलाता है, प्यार से बात करता है, मेल डीज वेल, क्योंकि बैंक को पता है कि उसके पास सिक्योरिटी है और 22-23% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी बिना रिस्क के। इसलिए ऐसे लोन को वो कभी मना नहीं करते। लेकिन अगर आप कभी पर्सनल लोन लेने जाओ या स्टार्टअप लोन के लिए अप्लाई करो, तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आप कोई भीख मांगने आए हो, भले उसी बैंक में आपका अकाउंट टू ना हो और अकाउंट में 6 लाख रुपए क्यों ना पड़े हो। अब जरा सोचो, अगर आप भी यही सोचकर बैंक में पैसा सेव कर रहे हो कि मेरा पैसा बैंक में सेफ है और यही आपको अमीर बना देगा, तो सुनिए ध्यान से। DICGC के अनुसार अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का क्लेम देगा, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों क्यों ना हो। यानी सेफ्टी की गारंटी तो यहाँ भी नहीं है। और रही बात रिटर्न की, भाई साहब 2-3% के रिटर्न से आज तक कौन अमीर बना है, कोई मुझे ये बता दे। अमीर लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो बैंक में बस लिमिटेड अमाउंट रखते हैं और अपना बाकी सारा पैसा लगाते हैं एसेट्स में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे एसेट्स जो आपको अमीर बनाने के रास्ते पर ले जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक सुपर इंटरेस्टिंग टिप बताने वाली हूँ, लेकिन वो मैं वीडियो के आखिर में शेयर करूंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये टिप आपके पैसे के गेम को ही बदल देगी। और इसमें सबसे पहला एसेट आता है, एसेट नंबर 1, गॉड्स मनी, गोल्ड और सिल्वर। एक बार एक फाइनेंशियल लेजेंड ने बड़ी जबरदस्त बात बोली थी, वाई शुड आई ट्रस्ट मैन मेड मनी व्हेन आई कैन होल्ड व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। ये अमेजिंग लाइन रॉबर्ट कियोसाकी ने बोली थी। उनके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर सिर्फ मेडल नहीं है, ये तो गॉड्स मनी है, वो एसेट्स जो हजारों सालों से असली दौलत के रूप में लोग संभाले आए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल कर सकती है, ना ही बैंक इन्हें प्रिंट कर सकता है, और ना इनकी वैल्यू किसी पॉलिटिकल पॉलिसी पर डिपेंड करती है। उनका कहना है कि जब तुम्हारे पेपर के पैसे फेल हो जाते हैं तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही काम आते हैं। अब खुद सोचो, जब बड़ी बड़ी करेंसीज जैसे कि US डॉलर, EUR, जापानी येन अपनी वैल्यू खो रही हैं, तो ट्रस्ट किस पे करोगे? IAR का हाल देख लो। IAR की वैल्यू गिरकर 86.5 प्रति US डॉलर हो गई है। पहले 80 रुपए डॉलर मिलता था, अब 86 रुपए 5 देना पड़ता है। मतलब सेम चीज खरीदने के लिए अब 6.5 ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं।
लेकिन गोल्ड और सिल्वर का सीन ही अलग है। ये एसेट्स बुरे वक्त में और भी चमक जाते हैं। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, रियल एस्टेट डाउन हुआ, लेकिन गोल्ड की प्राइस स्काई रॉकेट कर दी थी। तो उस टाइम पे जिन्होंने गोल्ड होल्ड किया था उनका पैसा मल्टीप्लाई हो गया। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसमें बैंक कुछ भी कर ले। ये वो एसेट है जो आपकी अलमारी में भी इन्फ्लेशन को बीट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाउस होल्ड्स के पास करीब 21,000 टन गोल्ड है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका मेजर हिस्सा रिच क्लासेस के पास है। मिडिल क्लास अभी भी एफडी में पैसा डाल रहा है जो कि लो रिटर्न्स देता है। गोल्ड एक स्मार्ट और सिक्योर लॉन्ग टर्म एसेट है। ये कोई शो ऑफ नहीं बल्कि असली फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का साइन है। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 100 साल पहले भी वैल्यूएबल था और 100 साल बाद भी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका गोल्ड सिर्फ आपका होता है, ना बैंक उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई पॉलिसी उसे आपसे ले सकती है। इसे बेचना ईजी है, कैश बनाना ईजी है, रिस्क लो है। यही होती है गॉड्स मनी की असली पावर। अगला एसेट जो मुझे पैसा बना के देता है वो है घोस्ट रेंटिंग। घोस्ट रेंटिंग, तुम हैरान होके पूछ सकती हो, क्या तुम भूतों से किराया लेती हो? अरे नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस है, जैसे कोई हॉल या कोई खाली घर, तो तुम उसे रेंट पे देके अच्छे पैसे कमा सकती हो। लेकिन रेंट पे देने के लिए एक अलग घर खरीदना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और सच कहूँ तो मेरे पास भी फिलहाल इतने पैसे नहीं थे कि मैं 50-60 लाख लगा के दूसरा घर खरीद सकूं। मेरी टोटल सेविंग्स थी लगभग 10 लाख रुपए, जो मैंने 2 सालों में जमा की थी। फिर भी मैं रेंटल इनकम कमा रही हूँ, पर कैसे? देखो, इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। आज हम पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे हैं। इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए मुझे सालों पहले ही अंदाजा हो गया था कि रियल एस्टेट की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है। लोगों को घर चाहिए होंगे, जगह चाहिए होगी, लेकिन फिर भी हर कोई अपना घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मैंने और मेरे 4 कलीग्स ने मिलके 10-10 लाख रुपए अरेंज किए। कुल मिला के 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में हमने एक अच्छी लोकेशन में ज़मीन खरीदी। फिर उस पे 5 मंजिला फ्लैट तैयार करवा दिया। जब फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो हमने हर एक फ्लोर को 13,000 रुपए महीने के हिसाब से रेंट पर देना शुरू कर दिया। आज लगभग 6 साल बाद मैं उस रेंटल इनकम से 9,36,000 रुपए रिकवर कर चुकी हूँ। अगले साल तक मैं अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लूंगी। फिर इस रेंटल इनकम के बाद होने वाला पैसा सीधा प्रॉफिट होगा। जरा सोचो, इवन अगर मैंने अपने 10 लाख सेविंग अकाउंट में रखे होते और उस पे 5% इंटरेस्ट मिलता तो 6 साल बाद मेरे पैसे कंपाउंड होकर केवल लगभग 1,34,000 रुपए ही बढ़ते। यानी 10 लाख रुपए पे सिर्फ 1,34,000 रुपए लाख का बढ़ावा, जो कि इस रेंटल मॉडल से होने वाले 9.5 लाख के मुकाबले बहुत कम है। इसीलिए ये रेंटल इनकम मेरा दूसरा बड़ा एसेट है। अब मैं बात करने वाली हूँ तीसरे एसेट की, और वो है सेल्फ एजुकेशन। देखो, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। और यही बात मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में समझी थी। मैंने 3 किताबें पढ़ी थी जिनसे मेरी सोच पूरी तरह बदल रही। पुअर चार्लीज एल्मनैक, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बर्कशायर हैथवे लेटर्स टू शेयर होल्डर्स। मैंने इन किताबों को बिना देर किए ऑर्डर किया और पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे लिए ये कोई खर्चा नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट था। शुरुआत में मेरे मन में भी थोड़े सवाल आए थे, इतनी महंगी किताबें क्या सच में ज़रूरी है? फिर मैंने सोचा चलो PDF पढ़ लेती हूँ, फ्री में मिल जाएगा। पर सच बताऊँ, वो किताबें कभी पढ़ी ही नहीं गई। PDF डाउनलोड करके भी मैं हर बार किसी और चीज़ में लग जाती थी। टाइम निकलता गया और मेरा नॉलेज वहीं का वहीं रुक गया। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में 10,000 रुपए की बैटिंग कर सकती हूँ तो फिर मैं खुद पर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती? सोचो ना, लोग दूसरों पर तो फटाफट पैसा लगा देते हैं, पर जब बात खुद पर इन्वेस्ट करने की आती है तो 10 बार सोचते हैं और फिर कुछ करते ही नहीं। मुझे तब समझ में आया मेरा माइंडसेट गलत था।
अब जब भी मैं कोई बुक या कोर्स खरीदती हूँ, मैं उसके प्राइस टैग की तरफ देखती तक नहीं। शॉपिंग करते हुए मैं सोच सकती हूँ, पर सेल्फ एजुकेशन के लिए नहीं, क्योंकि ये कोई खर्चा नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अगर मैं इन किताबों और कोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करती तो शायद मैं भी वही कर रही होती जो मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी जॉब, लाइफ की रेस में उलझी हुई और अपनी परेशानियों का ब्लेम दूसरों को देती हुई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी भर में बुक्स और कोर्सेज पर शायद 1 लाख से भी कम खर्च किया होगा, लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट ने मुझे करोड़ों के एसेट्स बनाने की समझ दी है। और हाँ, ये एसेट्स सिर्फ कैश से नहीं, नॉलेज से बने हैं। तो अगर आपके वॉलेट या बैंक अकाउंट में पैसे ऐसे ही रखे हैं जिनकी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द हाईएस्ट डिविडेंड। और यही तीसरा एसेट है जो मुझे रिटर्न देता है हर दिन। अगर तुमने अभी तक अपना सारा पैसा सिर्फ बैंक में रख छोड़ा है, तो मैं तुमसे बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगी, वो पैसा तुम्हारा एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। हाँ, सही सुना तुमने, वो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा लॉस करवा रहा है। चलो अब इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब बैंक तुम्हें उस पर साल का 4% इंटरेस्ट दे रहा है। इसका मतलब 1 साल के बाद तुम्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। अब सुनो ध्यान से, दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल लगभग 7% से 9% तक बढ़ रही है। मतलब अगर इस साल तुम्हारे राशन पानी और ज़रूरत की चीज़ों की कीमत 1 लाख रुपए है, तो अगले साल उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए तुम्हें 7,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। अब असली बात समझो, तुम्हारे 1 लाख रुपए पर बैंक ने सिर्फ 4,000 रुपए दिया, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतों की कीमत 7,000 से 9,000 रुपए तक बढ़ गई। तो इनडायरेक्टली बैंक में रखा हुआ पैसा तुम्हारे लिए ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि उसकी वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। इसलिए अगली बार जब तुम बैंक बैलेंस देखकर खुश हो जाओ, तो एक बार ये भी सोचना, क्या वो पैसा वाकई बढ़ रहा है या सिर्फ स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं। और यही वजह है कि मैं अब सिर्फ सेव नहीं करती, मैं अपने पैसे को वहाँ लगाती हूँ जहाँ वो मेरी असली वेल्थ बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल दबाइए। एसेट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। जब हम पैसे कमाना शुरू करते हैं तो पहला स्टेप होता है सेविंग। लेकिन असली फाइनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा ना हो, बल्कि काम करे। और यही से शुरू होती है इन्वेस्टमेंट्स की असली जर्नी। इन्वेस्टमेंट का असली मकसद क्या है? एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना जो टाइम के साथ ग्रो करे और कंपाउंडिंग रिटर्न देता रहे। आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, गोल्ड बॉन्ड्स, पीपीएफ, एनपीएस वगैरह। लेकिन मैं मानती हूँ एक मिडिल क्लास इंसान के लिए ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग और कभी कभी रिस्की भी लग सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है एक सेफ और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ऑप्शन को चुनना। चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। अर्जुन एक ट्रेडिशनल थिंकर था। उसे 1 लाख मिले। उसके पापा ने कहा, बेटा एफडी में डाल दो। 20 साल बाद उसे 32 लाख मिले, लेकिन इन्फ्लेशन ने उसकी वैल्यू गिरा दी। 32 लाख दिखने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत पहले जैसी नहीं रही। अब आते हैं रोहन पे। उसने खुद रिसर्च की, स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 15% एवरेज रिटर्न से 20 साल में उसके पैसे कंपाउंडिंग के दम पर 1.6 करोड़ रुपए बन गए। और फिर आता है नीरज। उसने हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू की, हर साल 10% से उसे बढ़ाया। स्टेप अप SIP स्ट्रैटेजी से उसने 20 साल में 3 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया। अब कंक्लूजन सिंपल है, अर्जुन का माइंडसेट FD वाला था, सिर्फ पैसे बचाने वाला। रोहन और नीरज का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट वाला था, जो पैसा बनाना जानता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसलिए मैं यही कहूँगी, सिर्फ सेव मत करो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो, क्योंकि FD में पैसा सोता है
और कंपाउंडिंग में पैसा दौड़ता है। एसेट नंबर 5, इक्विपमेंट रेंट। मैं खुद को एजुकेट करने के लिए कई अलग अलग बुक्स खरीदती थी। वहीं से मुझे एसेट बिल्डिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो मैंने बिना ज़्यादा फालतू खर्च किए अपनी जॉब लगने के दूसरे साल ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने 2 साल में मुश्किल से 3 लाख इकट्ठा किए। फिर एक जानने वाले से सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया। ये मैंने पर्पसली किया था क्योंकि मेरे पड़ोसी समीर बेरोजगार थे लेकिन ऑटो चलाना जानते थे, तो मैंने उन्हें अपना ऑटो रेंट पे दे दिया। समीर मुझे 700 रुपये दिन देते थे, जो महीने के हिसाब से लगभग 21,000 रुपये होते हैं। हाँ, बीच बीच में ऑटो में कुछ एडिशनल खर्चे भी होते थे, लेकिन बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के मैं औसतन 18,000 रुपये महीने में कमा लेती थी। और अब आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट पे 2 ऑटो चल रहे हैं। मैंने पर डे रेंट बढ़ाकर खासे रुपए कर दिया है। एडिशनल खर्चे काटने के बाद मैं औसतन 50,000 रुपये प्रति महीना अपनी जेब में रख लेती हूँ। सीख, जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसी इक्विपमेंट हो जिसे तुम बार बार इस्तेमाल नहीं कर रही हो, वो रेंट पे दे दो। ये स्मॉल वेंचर तुम्हारे लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। लास्ट टिप, कुछ दिन पहले मैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रही थी। मान लो एक इंसान के ऊपर पर्सनल लोन है जिस पर उसे 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और उसी इंसान ने उसी बैंक में एक एफडी कर रखी है जिस पर उसे सिर्फ 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसा इंसान फाइनेंशियली समझदार कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि वो इंसान 12% इंटरेस्ट देकर पैसा उधार ले रहा है और उसी पैसे को एफडी में डालकर सिर्फ 8% कमा रहा है। यानी उसका सीधा लॉस हो रहा है हर महीने, हर साल। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स थे क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी ईएमआई में चली जाती थी। तो जब कभी अचानक शॉपिंग करनी पड़ती या मेडिकल इमरजेंसी आ जाती, मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेती थी और फिर उनका बिल कुछ महीनों बाद पे करती थी। मुझे लगता था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मुझे तो क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट लगता ही नहीं, और अगर लगता भी है तो वो बस 2%, 3% पर मंथ होता है। लेकिन फिर मैंने एक दिन कैलकुलेट किया, अगर 3% मंथली इंटरेस्ट है तो साल का इंटरेस्ट बनता है 36%। यस, 36% एन्युअली। अब आप सोचो, दुनिया के सबसे अच्छे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट भी आपको इतना रिटर्न गारंटेड नहीं देते। और उस समय मैंने समझा कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने इतना भारी क्यों लगता था, क्योंकि मैं बेसिकली 36% का इंटरेस्ट दे रही थी और उसी बैंक से मैंने एफडी कर रखी थी जहाँ से मुझे सिर्फ 6% साथ का रिटर्न मिल रहा था। फायदा किसका? बैंक का, और नुकसान मेरा। फिर मैंने एक और चीज नोट की, जब भी किसी इंसान पर लोन होता है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है। अगला बिल कैसे पे होगा, ईएमआई टाइम पे कटेगी या नहीं, सैलरी लेट आई तो क्या होगा। इसका असर ये होता है कि वो इंसान ना तो अपनी जॉब छोड़ पाता है, ना कुछ नया ट्राई कर पाता है, ना ही कोई बड़ा फैसला ले पाता है। और यही मैं खुद को देखती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, आइडियाज़ हैं उनके पास, लेकिन क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से लोन ले रखे होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड होते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने से डरते हैं। और इसलिए आज मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, अपने पैसों की सही समझ बनाओ। उन्हें ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट करो जहाँ वो आपको आगे ले जाएं, न कि पीछे खींचे, क्योंकि पैसे को कंट्रोल करना है, वरना एक दिन वो आपको कंट्रोल करेगा। कंक्लूडिंग, जब भी तुम्हें लोन लेना हो या एफडी करना हो, इंटरेस्ट स्प्रेड पर ध्यान दो। इसी इंटरेस्ट स्प्रेड अवेयरनेस से तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। अगर आप भी अपने पैसे को लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो मेरे साथ जुड़ी रहिए। अगले वीडियो में मैं फाइनेंस पर डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकेंगी। अपनी स्किल्स और नॉलेज लगातार बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल दबाइए।
आइए साथ मिलकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करें।